नमस्कार साथियों, मैं आर.के. सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के खास कार्यक्रम करेंट अफेयर एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में एक खास सामाजिक मुद्दे की चर्चा करेंगे और जो आज का मुद्दा है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसका जो मूल विषय है वो है गर्भपात या एबॉर्शन। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एक 27 वर्षीय महिला जिनके पहले से 2 बच्चे हैं और जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र बमुश्किल 1 वर्ष है। यह महिला अपने प्रसवोत्तर, अपने आर्थिक और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर अपने 26 सप्ताह के गर्भ के समापन के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि इस महिला को बमुश्किल 20 सप्ताह पहले ही अपने गर्भावस्था की जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि जो यह महिला थी ये लैक्टेशनल अमेनेरिया से ग्रसित है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अमेनेरिया से ग्रसित होती है, अर्थात कि ये महिलाएं या इन महिलाओं को क्या होता है, मासिक धर्म या पीरियड नहीं आता है। इसी आधार पर यह महिला अपने जो गर्भ है इसको समापन या इसके टर्मिनेशन के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित पीठ ने यह कहकर इस याचिका को खारिज कर दिया कि जो यह मामला है ये देश के 1971 में बने जो MTP एक्ट अधिनियम है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के दायरे से बाहर होता है और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस महिला को यह अनुमति नहीं प्रदान की कि यह अपने गर्भ के समापन या टर्मिनेशन को कर पाए। तो यही आज का हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे से संबंधित क्या है कि विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने मुद्दे के तरफ। तो आज का जो ये मुद्दा है ये क्या है कि अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इन्हीं समाचार पत्रों में से हम द हिंदू समाचार पत्र की हेडलाइंस और इस न्यूज़ के आधार पर आज हम विश्लेषण करेंगे। जो द हिंदू में न्यूज़ आई थी उसकी हेडलाइंस क्या थी, इम्पैक्टिंग ए वुमेन्स फ्रीडम टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अब जो महिलाएं हैं उनके जो प्रजनन से संबंधित जो विकल्प हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो अजन्मे बच्चे हैं उनके अधिकार पर भी क्या है कि न्यायालय कोई स्पष्ट या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। तो यही आज हमारा मुद्दा है। चूँकि मुद्दा क्या है कि हमारे UPSC पाठ्यक्रम से भी जुड़ा है। अगर हम बात करें GS के पेपर 1 तो ये क्या है कि सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ टॉपिक है। साथ ही क्या है कि पेपर 2 से भी ये संबंधित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिकों से इसका संबंध बनता है। साथ ही क्या है कि पेपर 3 से भी ये जुड़ा है। अगर हम प्रेगनेंसी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है या जो तकनीक प्रक्रिया है उससे आधारित इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सबसे अंत में जो हमारा GS पेपर 4 इथिक्स है, तो नीतिगत आधारित विभिन्न पहलुओं पर इस टॉपिक पे भी प्रश्न बनते हैं। तो इस आधार पे क्या है कि ये मुद्दा जो है हमारे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और हमारे साक्षात्कार से भी यानी कि इंटरव्यू से भी जुड़ा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से इसकी अपनी सार्थकता है। तो अब हम बढ़ते हैं कि आज इस चर्चा में प्रमुख रूप से हम किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मामला आखिर चर्चा में कैसे आया और साथ ही इसकी पृष्ठभूमि और इससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उनको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो गर्भ का चिकित्सकीय समापन है इससे संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं, यानी कि 1971 का जो एक्ट है वो क्या है और उसमें बाद में जो संशोधन हुए हैं और उसके बाद जो क्या है NTP एक्ट 2021 लागू है उसके प्रावधान क्या हैं। और उसके बाद हम देख लेंगे कि WHO द्वारा जो वैश्विक गर्भपात है उससे संबंधित कौन सी प्रमुख बातें या कौन से आंकड़े हैं। और इसके बाद हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे कि इससे संबंधित कौन सी आलोचनाएं की जाती हैं। और सबसे
अंत में हम देखेंगे कि वैश्विक गर्भपात से संबंधित अलग अलग राष्ट्रों ने कौन से कानून बनाए हैं, और सबसे अंत में इस पे एक हम प्रश्न लेंगे और आपसे ये मांग रखेंगे कि आप इसको हल करने का प्रयास करें और आप अपने उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दें। तो अब हम बढ़ते हैं इस चर्चा के मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मुद्दा आखिर चर्चा में क्यों है। तो क्या कहा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली एक महिला को अनुमति देने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। तो ये हमारा आज का मुद्दा है। अब इस मामले से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया है और इस आधार पर इस महिला की याचिका को खारिज किया गया कि जो 1971 का MTP एक्ट है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये क्या कहता है कि उन्हीं महिलाओं को 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को टर्मिनेट करने की अनुमति प्रदान की जाती है जिनके भ्रूण में क्या है, पर्याप्त असमानताएं पाई जाती है, यानी कि विसंगति पाई जाती है, या उस महिला को क्या है कि जान का या जान से जाने की भी संभावना होती है, यानी उसके डेथ होने की संभावना होती है। इन्हीं आधारों पर क्या किया जाता है कि 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को टर्मिनेट करने की अनुमति दी गई है। और इसी संदर्भ में क्या किया गया कि जो देश के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी उनके अध्यक्षता में एक पीठ गठित की गई थी और उसने ये क्या दिया, तर्क दिया है। तो ये पूरा मामला था, उससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं। अब इसके अगले अगर हम पहलुओं पे बढ़ें तो उससे पहले क्या है कि इसकी कुछ पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। तो वो क्या है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो जो हमारे देश में जो गर्भपात है इसको आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। साथ ही क्या है कि इसको एक कल्याणकारी कदम के रूप में भी जाना जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार देश में शांति लाल शाह की समिति एक गठित की गई और इसी के रिपोर्ट के आधार पर देश में लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक या प्रस्ताव लाया गया और इसी के आधार पर एक MTP एक्ट 1971 निर्मित किया गया। और इस अधिनियम को लाने का जो मूल उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत महिलाएं किसी खास परिस्थिति में क्या कर सके, अपने गर्भ का समापन कर सके। तो इस उद्देश्य से क्या किया गया था कि MTP एक्ट 1971 लाया गया था। अब बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम से संबंधित प्रमुख बातें कौन सी है। तो क्या है कि जो ये एक्ट लाया गया था, ये सबसे पहले 1971 में लाया गया, लेकिन बाद में 2001 और 2 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और 2021 में व्यापक देखभाल, सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने, साथ ही उपचारात्मक और मानवीय और सामाजिक आधारों पर कानूनी और सुरक्षित गर्भपात को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में व्यापक बदलाव किए गए और नया MTP एक्ट 2021 का संशोधन प्रस्तुत किया गया। और इसी के अंतर्गत क्या है कि वर्तमान में ये एक्ट अपने देश में लागू है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ये MTP अधिनियम 1971 लागू है, इसके प्रमुख प्रावधान कौन से हैं। तो जो सबसे पहला प्रावधान है कि इसके अंतर्गत किसी भी गर्भ निरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में मैरिड या अनमैरिड जो महिला होगी उसको 20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन शर्त क्या रखी गई है कि 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की राय आवश्यक है। तो ये इसकी पहले प्रावधान में था और इसके लिए ये रखा गया है कि अगर 20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान की गई है तो इसके लिए ये कहा गया है कि एक पंजीकृत
डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। जो दूसरा प्रावधान रखा गया है उसमें यह कहा गया है कि 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए क्या कहा गया है कि पंजीकृत 2 चिकित्सकों की राय आवश्यक है। लेकिन कुछ खास स्थिति या विशेष परिस्थिति में महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भ के समापन के लिए जो सीमा है इसको 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है और इसके अंतर्गत कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये उन्हीं को अनुमति प्रदान की जाती है जो या तो किसी दुष्कर्म से पीड़ित हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ये दिव्यांग महिलाएं हों या ये महिलाएं मानसिक रूप से क्या है अस्वस्थ हों। और साथ ही क्या है कि नाबालिग महिलाओं को भी क्या किया गया है इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यदि चल रही गर्भावस्था के दौरान यदि किसी महिला की जो स्थिति है या तो वो विधवा हो जाए या फिर वो डाइवोर्स हो जाए तो उस दौरान भी उसको अपने गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान की गई है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अन्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि भ्रूण से संबंधित अगर कोई गंभीर असमानता पाई जाती है तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन इसके लिए क्या कहा गया है कि राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय इसके लिए अनिवार्य शर्त है। तो ये इसके लिए एक कानून बनाया गया। साथ ही कहा गया है इस अधिनियम में जो अन्य प्रावधान किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि गर्भ को समाप्त करने वाली किसी भी महिला की पहचान को कानून में अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना अपराध है। तो ये एक इसमें क्लास जोड़ा गया। साथ ही ये कहा गया है कि जो केएस पुट्टास्वामी बनाम जो भारत संघ का मामला है और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो गर्भवती व्यक्ति है या जो महिला है उसके द्वारा गर्भावस्था से संबंधित लिया गया जो निर्णय है वो आर्टिकल 21 के तहत क्या है उसके निजता के अधिकार से संबंधित मामला है। तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये जो अब तक का जो पूरा चर्चा है उसकी एक समरी आपके सामने रखी गई है कि जो गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 है उसकी मूल बातें क्या है। तो गर्भावस्था के चरण आपके सामने दिए गए हैं कि 20 हफ्ते तक की जो गर्भावस्था है इसके टर्मिनेशन के लिए क्या शर्त रखा गया है कि इसके लिए एक डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। 20 से लेकर 24 सप्ताह के गर्भावस्था के समापन के लिए क्या कहा गया है कि ये कुछ कैटेगरी के लिए ही निर्धारित किया गया है। और साथ ही क्या है कि इसके लिए 2 डॉक्टरों की सलाह अनिवार्य है। और 24 सप्ताह से अधिक के लिए यानी कि 24 वीक से अधिक की जो गर्भावस्था है उसके टर्मिनेशन के लिए क्या करना होगा कि भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह के आधार पर ही क्या किया जा सकता है टर्मिनेशन कराया जा सकता है। तो ये कहा गया है, एक इसकी समरी थी ये पूरे प्रावधान की। अब इसके कुछ अन्य बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो जो WHO है ये क्या कह रहा है, ये भी कुछ गर्भपात से संबंधित आंकड़े जारी किया है। अब उस आंकड़े को हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में लगभग 73 मिलियन प्रेरित गर्भपात होते हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात हम देखते हैं तो ये क्या कह रहा है कि सभी अनअपेक्षित जो गर्भधारण में से 10 में से 6 यानी कि लगभग 61% और सभी गर्भधारण में से 10 में से 3 यानी कि लगभग 29% प्रेरित गर्भपात में ही समाप्त हो जाते हैं। और सभी गर्भपातों में से लगभग 45% असुरक्षित होते हैं और 97% कहाँ होते हैं, विकासशील देशों में यानी कि डेवलप्ड कंट्री में संपादित होते हैं। और जो असुरक्षित गर्भपात है ये मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है जिसके रोकथाम के लिए हमें प्रयास करने होंगे। कुछ अन्य पहलुओं की हम बात कर लेते हैं जिसमें से इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो ये MTP एक्ट है
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके कार्यान्वयन का समर्थन कौन करता है? सतत विकास करता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके अंतर्गत जो गोल निर्धारित किए गए हैं उसमें से 3.1, 3.7 और 5.7 इसको प्राप्त करने में योगदान देता है। तो ये पॉइंट भी क्या है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ अन्य बातों की हम चर्चा करें तो जो व्यक्तिगत विवेक और निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये क्या करता है कि डेवलप करता है। साथ ही क्या है कि प्रजनन विकल्प महिलाओं को सशक्त बनाता है, ये उनको क्या करता है, एम्पावरमेंट देता है। और अवैध गर्भपात को रोकने में क्या करता है, ये कानून या जो ये नियम बनाए गए हैं ये मदद करते हैं। इसके साथ ही जो महिला है उसके हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और महिलाओं के बहिष्कार को भी कम करते हैं। और जो प्रजनन विकल्प है वो महिलाओं को वित्तीय नुकसान से क्या करते हैं, बचाते हैं। और साथ ही क्या है कि ये जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रभावी विकल्प भी है। तो इस तरह से हमने इसके कुछ महत्व को देखा। अब बात कर लेते हैं कि गर्भपात या एबॉर्शन की किन बिंदुओं के आधार पर आलोचना या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जो पहला बिंदु है वो होता है कि भ्रूण को नष्ट करने के आधार पर हम क्या करते हैं कि गर्भपात की आलोचना करते हैं। मैंने बोला कि नीतिगत आधारों पर क्या है, ये गलत है। दूसरी बात कि गर्भपात से क्या होता है कि किसी भी महिला को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचती है, साथ ही उसके पारिवारिक सदस्यों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चयनात्मक गर्भपात के मामले बढ़ जाते हैं और गर्भपात से गोद लेने वाले शिशुओं की संख्या में भी कमी आती है। और गर्भपात क्या है, एक नए कल्चर को डेवलप या उसको बढ़ावा देता है जो हमारे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वो कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर क्या किया जाता है कि गर्भपात की आलोचना की जाती है। अब एक प्रमुख बात है कि वैश्विक स्तर पर गर्भपात से संबंधित कौन से कानून निर्मित किए गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो गर्भपात पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। और 24 देशों में गर्भपात पर अवैध तरीके से क्या है, इसको अवैध घोषित किया गया है और इन्होंने क्या किया है कि प्रतिबंध लगाया है। और लगभग 90 मिलियन प्रजनन आयु की जो 5% महिलाएं यहीं पे रहती हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो अफ्रीका में सेनेगल, मॉरिटानिया, मिस्र और एशिया में लाओस और फिलीपींस और मध्य अमेरिका में अल सल्वाडोर और हॉन्डुरस और यूरोप में पोलैंड और माल्टा इसमें शामिल प्रमुख देश हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने इस पर क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिबंधों के साथ गर्भपात की अनुमति देने वाले विश्व में कितने देश हैं। तो ऐसे लगभग 50 देश हैं जो गर्भपात को कुछ खास शर्तों पे क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन है कि लीबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ईरान और वेनेजुला शामिल है। किसी महिला के स्वास्थ्य जोखिम के मामलों में अनुमति दी गई है। और साथ ही क्या कहा गया है कि कुछ लोग बलात्कार, अनाचार, भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के मामले में भी अनुमति प्रदान करते हैं। और सुलभ गर्भपात कानून वाले जो प्रमुख देश हैं उनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं। और कुछ प्रतिबंध मुख्य रूप से क्या किया गया है कि गर्भकालीन समय सीमा के आधार पर निर्धारित किया गया है। और वो सीमा क्या होती है, आमतौर पर 12 से 14 सप्ताह होती है। तो ये हमने इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों को देखा। अब क्या है कि इस पे एक संभावित हम प्रश्न आपके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न दिया गया है और कहा जा रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 सभी परिस्थितियों में गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरी बात कही गई है कि 20 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए
2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होती है। ये 2 कथन दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं या गलत हैं, और इसी के आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं कि केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, एक और दोनों कथन सही है, और उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब आज की चर्चा के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर को आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और अगले एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि जो अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है उसके विभिन्न पहलुओं की हमने चर्चा की। आज की चर्चा पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज इस अंक में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ आज बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।